सौतेली काली बहन के लंबे बाल। कमला की दो बेटियां थीं। तारा उसकी सगी बेटी थी और वो एकदम गोरी चिट्टी थी। तो वहीं दूसरी तरफ यमुना उसकी सौतेली बेटी थी, जिसका रंग रूप तारा से बिल्कुल अलग था। एक दिन यमुना अपने घर में बने माँ दुर्गा के मंदिर में बैठी हुई पूजा कर रही थी। हे माँ दुर्गा, आपसे मैंने सच्ची पुकार लगाई है। आप मेरा यकीन हो और आप ही मेरा सहारा भी हो। ये दुनिया तो हर चीज में ही कीड़े निकालती है और लोगों में भेदभाव करती है, लेकिन आप कभी भी किसी को उसका रंग रूप देखकर नहीं देती हो। यमुना दुर्गा माँ के आगे दिल खोल कर अपने दिल का हाल बयां कर रही थी कि तभी उसकी सौतेली बहन तारा वहां आई। अरे अरे, ये मेरी काली स्याही जैसी गंजी बहना माँ दुर्गा से क्या शिकायतें कर रही है? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस माँ को अपने दिल का हाल बता रही हूँ। जो भी हो, तुम्हारे जैसी बदसूरत की तो शायद भगवान भी ना सुने। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि भगवान का तुम्हें बनाने का मन भी था, तभी तो तुम इतनी बदसूरत हो। तारा ने यमुना का बहुत मजाक उड़ाया। तारा नैन नक्श की खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की थी, लेकिन यमुना का न रंग ही गोरा था और उसके सिर के बाल भी बहुत कम थे। बेचारी यमुना तारा की बात को सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाई और उदास होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अरे ओ काली माई, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, आप बोलिए। यहाँ आकर इन बर्तनों को साफ कर, समझी? सारे बर्तन तेरी शक्ल की तरह ही बदसूरत लग रहे हैं। अब जल्दी से उन्हें तारा की शक्ल की तरह चमका दे। बेचारी यमुना अपनी माँ और बहन का अत्याचार सालों से झेल रही थी। बर्तनों को साफ करने के बाद वो बाहर चली गई। वो चलती चलती एक नदी के पास जाकर रुकी और उसके पानी में अपना अक्स देखने लगी। सही तो कहती है माँ और तारा, मैं किसी अभिशाप से कम थोड़ा ही हूँ। तभी तो बचपन से कभी भी मेरी कोई प्रार्थना भी पूरी नहीं हुई। इस दुनिया में सिर्फ सुंदर लोगों के लिए जगह है। मेरे जैसे काले लोगों को तो डूब मर जाना चाहिए। यमुना ने ऐसा बोलकर अपने कदम जैसे ही नदी की तरफ बढ़ाए, तभी यमुना को एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। ये किसकी आवाज थी? यमुना आवाज का पीछा करती हुई जंगल में बने हुए मंदिर तक चली गई, जहां उसने एक बूढ़ी औरत को करहाते हुए देखा। अरे अरे, अम्मा जी, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन अचानक ही ये कांटा मेरे पाँव में घुस गया। और देखो तो जरा, अब मैं घंटों से इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ। लाइए, मुझे दिखाइए। यमुना ने उस बूढ़ी औरत का पांव पकड़कर यूं ही उस कांटे को निकाल दिया। लीजिए, हो गया। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? दर्द की वजह से चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला सूख गया है। जी। यमुना पानी लेने चली गई। वापस आकर उसने उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाया और पानी पीते ही वो औरत एक सुंदर सी देवी में बदल गई। ये कैसा चमत्कार है? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसने धीमी आवाज में एक मंत्र का जाप किया और जैसे ही उसने यमुना पर फूंक मारी, अचानक उसके बाल बहुत सुंदर और लंबे हो गए और उसका रंग एकदम दूध की तरह सफेद हो चुका था। ये कैसे हुआ? मेरा तो पूरा सरापा ही बदल गया। तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारा रूप ही थी, जो आज खत्म हो गई है यमुना। ये बाल देख रही हो? ये कोई साधारण बाल नहीं है, बल्कि ये तो जादुई बाल हैं। तुम इनसे जो भी मांगोगी वही तुम्हें मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। वो अप्सरा वहीं हवा में ही गायब हो गई और यमुना अपने नए रूप के साथ अपने घर पहुंची। अरे कल्लो, तू अचानक ही इतनी कैसे बदल गई? ये बहुत ही लंबी कहानी है माँ जी, आपको बाद में सुनाऊंगी। यमुना अपने कमरे में चली गई। उसे देखकर उसकी सौतेली बहन तारा के तन बदन में आग लग गई। इस गंजी के सर पर अचानक जंगल कैसे उग गया? जो भी हो। तारा यमुना से पूरी तरह चिढ़ रही थी। अगली सुबह दोनों ही बहनें कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल गईं। कॉलेज में सभी की नजर बस यमुना के ऊपर थी और सभी उसी की तारीफें किए जा रहे थे। ओहो, इस कलवी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तू घर चल कल्लो, मैंने तुझे फिर से गंजी मुर्गी ना बना दिया तो मेरा नाम भी तारा नहीं। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों बहनें अपने घर आ गईं।
तारा के सिर पर यमुना के बालों को काटने का भूत सवार था। काली कलूटी, अब फिर से अपने पुराने दिनों में आने को तैयार हो जा। वो यमुना के कमरे में कैंची के साथ पहुंची और जैसे ही उसने उसके बालों को काटना चाहा, यमुना के लंबे बालों ने उसे पकड़ लिया। छोड़, छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़। तारा, तुम यहाँ? और ये कैंची? तुम मेरे बाल काटना चाहती थी? अरे मेरा बस चले तो मैं तेरी गर्दन ही काट दूं, कर लो। उन दोनों में ऐसी बहस की आवाज सुनकर वहां कमला आ गई। अरे यमुना, तूने तारा को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ दे बेटा इसे। ठीक है, अगर आप कहती हो तो। अपनी माँ के कहने पर यमुना ने तारा को छोड़ दिया। कमला का बर्ताव तारा के लिए पूरी तरह से बदल चुका था। ये बाल है या कोई रस्सी? आखिर राज क्या है तेरे इस रंग रूप का? मुझे नहीं बताएगी? अपनी माँ के कहने पर यमुना ने उसे पूरी घटना सुना दी और फिर कमला के मन में एक लालच आया और तारा और कमला एक दूसरे की शक्ल देखकर मुस्कुराने लगी। अगली सुबह यमुना के जागने से पहले ही कमला और तारा उस जंगल में बने मंदिर में चली गईं। माँ, वो कल्लो अचानक इतनी खूबसूरत हो गई तो सोचो मेरी सुंदरता तो दुगनी हो जाएगी। सही कहा, इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लाई हूँ। दोनों माँ बेटी ने हाथ जोड़कर ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ ही देर बाद एक अप्सरा उनके पास आई। बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे खूबसूरत कर दो। कितना खूबसूरत? उतना जितना कि इस दुनिया में कोई भी ना हो। ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर लोगों के होश उड़ जाए। ठीक है। उस अप्सरा ने तारा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिर उस अप्सरा ने धीरे से मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने तारा पर फूंक मारी, उसका सारा रंग रूप ही उड़ गया। न उसके सिर पर बाल बचे थे और न ही अब उसका रंग गोरा था। ये तुमने क्या कर दिया? लालची और बुरे इंसानों के साथ यही होता है। वो अप्सरा ऐसा बोलकर वहां से चली गई। कमला और तारा की समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। वो रोती हुई अपने घर चली आई। देखो ना माँ, ये क्या हो गया? मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही हूँ। अपनी बहन को रोते देख यमुना वहां आई। ये सब कैसे हुआ तारा? कमला ने यमुना को पूरी बात बता दी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। यमुना ने अपनी आंखें बंद की, तभी उसके बाल हवा में लहराने लगे। ये सब देख तारा और कमला हैरान हो गई और जैसे ही उसके बालों ने तारा को स्पर्श किया, वो पूरी तरह पहले जैसी हो गई। माँ, मैं ठीक हो गई। मैं पहले जैसी हो गई। तुम्हारा शुक्रिया यमुना। इसमें शुक्रिया कैसा? ये शक्तियाँ मुझे इसीलिए दी गई हैं। उस दिन के बाद से तारा और कमला ने कभी भी यमुना के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगी। राकेश आज बड़ा ही खुश था। आज सालों की प्रार्थनाओं के बाद राकेश को औलाद जो हुई थी। मैं आज बहुत खुश हूँ। भगवान ने आखिर हमारी प्रार्थना को सुन लिया और हमें औलाद दे दी। सुनिए जी, बहुत दिन हो गए हैं मुझे हॉस्पिटल में। चलिए अब हम घर चलते हैं और हमें मुन्ने का नाम भी तो रखना है ना, और उसके लिए पूजा भी तो करनी है। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, फिर हम चलते हैं। राकेश अपनी गाड़ी निकालता है और सुनीता, राकेश और उनका बेटा तीनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। घर पर मुकेश भाई साहब ने तो हमारी आने की तैयारी करी होगी ना? हाँ भाग्यवान। सुनीता, राकेश दोनों ही बड़े खुश थे घर पहुंचने के लिए। दोनों के मन में कई आशाएं थीं अपने स्वागत को लेकर, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्हें गेट के पास कोई भी दिखाई नहीं देता है। सब लोग कहाँ हैं? मैंने तो सोचा था कि सब लोग हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, लगता है सब अंदर होंगे। राकेश और सुनीता दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर भी कोई दिखाई नहीं देता है, जिसे देखकर राकेश अपने बड़े भाई को आवाज देता है। मुकेश भैया, मुकेश भैया। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? अरे राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया ये कैसी बात कर रहे हैं? ये घर तो मेरा है ना, तो मैं तो अपने ही घर में आऊंगा ना। क्या ये घर तुम्हारा है? मेरे प्यारे भाई, किस गलतफहमी में जी रहे हो? ये घर तुम्हारा नहीं है, अब से ये मेरा घर है। और सिर्फ ये घर ही नहीं, सारी की सारी प्रॉपर्टी भी मेरी है। ये आप क्या कह रहे हो भैया? जो तुमने सुना, और अब निकल जाओ मेरे घर से। मुकेश गलत तरीकों से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है
और मुकेश राकेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनके अभी पैदा हुए बच्चे को घर से निकाल देता है। राकेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, जिस वजह से वो मुकेश की इस साजिश का कुछ नहीं कर पाते हैं। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से राकेश कुछ अच्छा काम नहीं कर पाता है। सुनिए जी, मुन्ने को पैदा हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक हमने इसका कोई नाम नहीं रखा है। हम मुन्ने का नाम प्रदीप रखेंगे। ये अपने नाम की तरह ही हमारे जीवन में रोशनी लाएगा। गरीबी होने के कारण राकेश का परिवार एक छोटे से घर में रहता है। पैसे ना होने के कारण वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा भी नहीं पाते हैं और ना ही उसे अच्छा खाना दे पाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। कल रात भी आपने मुझे पानी पिलाकर सुला दिया था। मुझे कुछ खाने को दे दो। ये ले बेटा, प्याज और रोटी, सिर्फ घर में यही है खाने को। माँ, हमेशा मुझे आप यही खाने को क्यों देती हो? मेरा दोस्त है ना राहुल, उसके घर में रोज नए नए पकवान बनते हैं। मेरा अभी मन करता है नए नए पकवान खाने का। अपने बेटे को अच्छा खाना भी ना देने के कारण सुनीता और राकेश को बहुत रोना आता है, लेकिन सुनीता अपने 6 साल के बेटे को समझाकर रोटी खिला देती है। ऐसे ही पूरे 19 साल बीत जाते हैं। प्रदीप अब 25 साल का हो चुका था। सुनीता और राकेश भी अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज इतने साल होने के बावजूद भी इनमें से किसी ने अच्छा खाना नहीं खाया था। माँ, कब तक हम सिर्फ ये सूखी रोटी और प्याज ही खाते रहेंगे? बेटा, हमारी किस्मत में बस यही सूखी रोटी और प्याज लिखी है। लेकिन माँ, मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं काम करूंगा। लेकिन बेटा, इस गरीबी के कारण हम तुझे नहीं पढ़ा पाए। पढ़ा लिखा न होने की वजह से तुझे कोई काम नहीं देगा। कुछ तो काम होगा जो मिलेगा मुझे। इतना कहकर प्रदीप काम ढूंढने के लिए निकल जाता है और बड़ी कंपनी में प्यून की नौकरी मिल जाती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। प्रदीप बड़ी ही खुशी से अपना काम करता है कि एक दिन कंपनी में। अरे क्या हुआ? सब भाग क्यों रहे हैं इधर से उधर? अरे वो बॉस की बेटी लिफ्ट में फंस गई है और लिफ्ट में आग लग गई है। ये सुनकर प्रदीप भी लिफ्ट के पास जाता है, जहां वो देखता है कि लिफ्ट में चारों तरफ आग लगी है। आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, जिस वजह से कोई भी लिफ्ट के पास नहीं जा रहा होता है कि तभी प्रदीप हाथ पर कपड़ा बांधकर लिफ्ट के पास जाता है और अपने बॉस की बेटी को अपनी जान पर खेल कर बचाता है। बॉस की बेटी बेहोश होती है कि तभी वहां उन सभी का बॉस भी आ जाता है। बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? बेटा कोई पानी लाओ। संजय अपनी बेटी पर पानी डालता है। पापा, पापा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी जान किसने बचाई? बेटा, तुम्हारी जान इसने बचाई है। प्रदीप की बहादुरी देखकर पायल उसे पसंद करने लगती है और अब प्रदीप भी पायल को पसंद करने लगता है। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। दोनों अपने प्यार की बात अपने घर में बताते हैं और घर वाले भी इनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पायल पहली बार अपने ससुराल में आती है। पायल बेटा, हम तुम्हारी तरह इतने अमीर नहीं हैं। हम तुम्हारी सारी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाएंगे और ना ही तुम्हें अच्छा खाना दे पाएंगे। पायल अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देखती है जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी पहली रसोई में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, जिससे पायल के ससुराल वाले देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इतने सालों में पहली बार इतना अच्छा खाना खाकर सभी बहुत खुश होते हैं और उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तुम हमारे लिए अन्नपूर्णा देवी हो। तुम्हारी वजह से आज मेरे परिवार ने इतने सालों में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। पायल को उसके ससुर से पता चलता है कि कैसे उसके ससुर के बड़े भाई ने गलत तरीके से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, जिस वजह से उनकी आज ये हालत है। पायल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन अपने लॉयर को कॉल करती है, जिसके बाद वो सभी राकेश के भाई के पास जाते हैं। तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्यों भैया, इतने सालों में क्या आपने भाई को भूल गए? ओह मेरे भाई, तुम कैसे हो और आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज मैं आपको अपने घर से निकाल कर ही रहूंगा। बहुत राज कर लिया आपने मेरे घर पर। इस घर पर हक सिर्फ मेरे बेटे का है और किसी का नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे।
तभी पायल पुलिस को बुला लेती है और लॉयर भी सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स को चेक करता है, जिससे पता चल जाता है कि मुकेश ने धोखेबाजी की है। जिसके बाद पुलिस धोखेदारी में मुकेश को अंदर कर देती है और सब पहले की तरह हो जाता है। राकेश को उसका घर और बाकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। पायल, तुम हमारे लिए लक्ष्मी से कम नहीं हो। तुम्हारे आते ही सब कुछ ठीक हो गया। सच बेटा, अगर तुम न होती तो हमें कभी भी अपना घर वापस नहीं मिल पाता। मम्मी पापा, ये तो मेरा फर्ज था। अब हम सब खुशी खुशी इस घर में रहेंगे।